हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी के लिए आज की करंट अफेयर्स लेके आया हूं। देखिएगा, आज है 17 मई और 17 मई से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी और भी है कि आज से ही 2 बजे से हमारा हिंदी का बैच शुरू हो रहा है, तो आप सभी वहां हिंदी वाले बैच में भी जरूर जुड़िएगा। हिंदी की पूरी तरह से आपकी जितनी भी आपके जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है उस पूरी हिंदी को वहां पर कवर किया जाएगा। उसके बाद शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज है 17 मई और आज की करंट अफेयर्स हम पढ़ने वाले। देखिएगा, इसके पीडीएफ के लिए आपको डेली बताया जाता है कि इसके डिस्क्रिप्शन में फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। अब बात करते हैं 17 मई की करंट अफेयर्स। देखिएगा, आज के दिन की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आज के दिन की चर्चा करेंगे। आज है 17 मई और आज 2 दिवस है, एक नहीं बल्कि आज है 2 दिवस। सबसे पहला दिवस कौन सा है? सबसे पहला तो है विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस। विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस कब मनाया जाता है? आज ही के दिन 17 मई को यह मनाया जाता है। बात करते हैं इसके बारे में। देखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है? तो जैसा कि लिखा है कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, मतलब कि इंटरनेट और जो संचार प्रौद्योगिकी है, इंटरनेट और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से, इन दोनों के माध्यम से समाज और अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना, समाज को भी आगे ले जाना, साथ में जो विश्व की अर्थव्यवस्था है, प्रत्येक देश की अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनको भी आगे ले जाना इसका मुख्य उद्देश्य। बात करते हैं घोषणा कब करी गई थी? 2005 में घोषणा करी गई थी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस, यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसकी घोषणा करी गई थी। बात करते हैं 2005 में तो घोषणा कर दी, लेकिन पहला कब मनाया गया था? पहला जो ये दिवस है ये 2006 में, क्योंकि 5 में इसकी घोषणा करने के बाद अगले वर्ष से ही इसको मनाना शुरू कर दिया था। बात करते हैं कि इसी दिन 17 मई को क्यों चुना? क्योंकि 17 मई 1865 को अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना हुई थी और इसी की स्मृति में ही 17 मई का जो दिन है वो इस दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात कर लेते हैं। देखिएगा कि जैसा कि लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी स्थापना पहले बताई कि 17 मई 1865 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में है, और अगर आपसे पूछे कि स्विट्जरलैंड में कहां है तो जिनेवा में इसका मुख्यालय। अगली बात एक और देखिएगा, वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? तो होलिन झाओ जो है वे वर्तमान में इसके महासचिव है। तो ये सारी जानकारियां हमने पहले दिवस से पढ़ी है, लेकिन मैंने आपसे पहले बताया था कि 17 मई को एक दिवस नहीं बल्कि 2 दिवस मनाए जाते हैं। दूसरा कौन सा है? दूसरा है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जो है वो भी आज ही के दिन मनाया जाता है। बात करते हैं इसके बारे में। पहली बार कब मनाया गया? 2005 में, लेकिन पिछले दिवस की बात करें तो उसकी घोषणा 2005 में हुई थी, उसकी शुरुआत 2006 से हुई थी, इसकी शुरुआत 2005 से हुई है। क्यों मनाया जाता है? देखिएगा, विश्व उच्च रक्तचाप लीग की एक पहल है। ये जो दिवस मनाना हुआ ये उच्च रक्तचाप लीग की एक पहल है, लेकिन ये इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन का एक अनुभाग है। ये जो उच्च रक्तचाप लीग है ना, ये भी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन का ही एक भाग है, एक अंग है। अब उसके बाद में अगर हम बात करें इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में, तो इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है अल्टा शुट्टे, इसका पूरा नाम है, इस प्रकार से लिखा जाएगा, अल्टा शुट्टे, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। तो ये जानकारी आपको यहां से केवल और केवल दिवस से संबंधित जानने को मिली है। अब दिवस पढ़ लिए, तो अब हम चलते हैं एक एक प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखिएगा, ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कर्जन के रूप में कोरोना वायरस को किसके द्वारा वर्गीकृत किया है? जो कोरोना वायरस है इसको एक नया नाम दिया गया है कि ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न। ये किसके रूप में नामित किया गया? देखिएगा, 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से जो आपको ऑप्शन जिसने वर्गीकृत किया है, जिसने डिवाइड किया है, वो कौन है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी कि इसका जो आंसर है वो राइट आंसर होगा WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां से आपको ये जानकारियां मिली, लेकिन अब हम थोड़ी सी बात करेंगे चारों ऑप्शन के बारे में, उसके बाद में प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो देखिएगा,
ऑप्शन बी क्या है, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। वर्तमान में इसके महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, जो कि कहां के हैं, पुर्तगाल के हैं। एंटोनियो गुटेरेस जो है वो किस देश के हैं, पुर्तगाल के हैं। और 1 जनवरी 2017 से पुर्तगाल के व्यक्ति एंटोनियो गुटेरेस जो है वे WHO के महासचिव बने हुए हैं। उसके बाद में अगला ऑप्शन है नासा। नासा की स्थापना 1958 में करी गई थी। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, तो नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो है बिल नेल्सन। तो ये सारी जानकारियां मिली। अगला ऑप्शन, चौथा ऑप्शन बचा है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो ISRO मतलब कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना कब हुई थी, 1969 में। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो के शिवन जो है वे इसके अध्यक्ष है। तो यहां से हमने 4 ऑप्शन से चार प्रश्नों को कवर कर लिया है। पहले प्रश्न में ही हमने 4 तो एक्स्ट्रा प्रश्न पढ़ लिए हैं। अब इसकी जानकारी देख लीजिएगा कि भारतीय कोरोना वायरस जो है, जो भारत में जो कोरोना वायरस फैला है, इस वेरिएंट को ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कर्जन के रूप में वर्गीकृत किया गया। किसके द्वारा, WHO के द्वारा। अब इस वेरिएंट का नाम क्या रखा, तो इस वेरिएंट का नाम है B1617 इसका नाम है, या फिर इसे कहेंगे डबल म्यूटेंट वेरिएंट। इसका नाम देख लीजिएगा कि डबल म्यूटेंट वेरिएंट इसका नाम है। बात करेंगे इसके बारे में कि इस वेरिएंट को पहली बार किसने खोजा था, तो जो ये खोज अब करी है इसकी, अब इस जो वेरिएंट है, ये जो कोरोना वायरस का प्रकार है, ये जो कोरोना वायरस है, इसको सबसे पहले किसने खोजा था, तो यूनाइटेड किंगडम के स्वास्थ्य अधिकारियों ने, यूनाइटेड किंगडम के स्वास्थ्य अधिकारियों ने सबसे पहले इसकी खोज करी थी। ये जानकारी मिली। अब आगे देखिएगा कि ये जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यह कोरोना वायरस का कौन सा वेरिएंट है, तो जो भारत में पाया गया है ये कौन सा वेरिएंट है, ये चौथा वेरिएंट है। समझ में आई बात। अब अगर आपको समझ में आए तो एक बात और देख लीजिएगा कि ये जो वेरिएंट है जिसका नाम डबल म्यूटेंट वेरिएंट रख दिया गया है, इसकी एक खास बात है कि जब ये मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है तो उसके शरीर के तापमान के अनुसार ही अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। ये वेरिएंट की खास बात ये है कि ये जैसे मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है, प्रवेश करने के बाद ये अपने आप को मनुष्य के शरीर के अनुसार परिवर्तित कर लेता है, ढाल लेता है और उस मनुष्य के अनुसार ही जीने का प्रयास करता है। ये कोशिश करता है कि मनुष्य के शरीर में ही रहा जाए परमानेंट। ये इसकी खास बात है। उसके बाद में देखिएगा WHO ने इसके बारे में बताया है, तो WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में, और यहां पर मैंने हिंदी में लिखा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आपके एग्जाम में परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में इसके गठन की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 में इसका गठन हुआ था। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। बात करते हैं अध्यक्ष की, तो एंड्रोस एंडेनम जो है वे इसके अध्यक्ष है। इस WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का किसके लिए जिम्मेदार है कि अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कौन जिम्मेदार है, WHO जिम्मेदार है। समझ में आई ना बात। उसके बाद में पहले प्रश्न की जानकारी आप लोगों के सामने रही। अगला प्रश्न आया है कि आयुष घर द्वार एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब पूछा प्रश्न में यह गया कि किस राज्य ने ये शुरू किया है। आयुष घर द्वार जो कार्यक्रम है, कौन से भारत के स्टेट ने इसे जारी किया है, तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। देखिएगा मैं लाइव नहीं होता हूं, तो इसलिए आप लोग जब आपसे प्रश्न पूछा जाए तो उसका जो आंसर है वो आपने मन ही मन में जरूर सोच के रखना है ABCD, ताकि आपको सही गलत का एहसास हो सके। तो ये जो प्रश्न है इसका आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश राज्य जो है, इस हिमाचल प्रदेश राज्य ने अब आयुष घर द्वार नाम का कार्यक्रम शुरू किया है। बात कर लेते हैं यहां से इसके बारे में आगे चलकर। देखिएगा अगर हिमाचल प्रदेश की भी बात करें तो हिमाचल प्रदेश के भी आयुष विभाग ने, हिमाचल प्रदेश राज्य के भी आयुष विभाग ने इसे शुरू किया है। जानकारियां हैं आपके लिए। अब ये कोरोना वायरस रोगियों के लिए क्या करता है कि कोरोना वायरस रोगियों के लिए एक राज्यव्यापी कल्याण कार्यक्रम, देखिएगा एक शब्द लिखा है, एक होता है राज्यव्यापी, एक होता है राष्ट्रव्यापी। 2 शब्द हैं आप लोगों के सामने, 2 शब्द हैं, एक है राज्यव्यापी, एक है राष्ट्रव्यापी। राष्ट्रव्यापी मतलब पूरे देश में, राष्ट्रव्यापी का मतलब होता है पूरे देश में,
और राज्य व्यापी का मतलब है कि पूरे स्टेट में। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि राज्य में जो कोरोना वायरस पीड़ित है उनके कल्याण के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। केवल हिमाचल प्रदेश राज्य के में ये रोगियों के लिए शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है कि रोगियों का, जितने भी कोरोना वायरस के रोगी हैं, उनका शारीरिक, उनका मानसिक, उनका सामाजिक और उनका आध्यात्मिक कल्याण करना, के व्यक्ति का सर्वांगीण कल्याण, मतलब उसके मेंटलिटी को भी ठीक करना, उसके भावनाओं को भी ठीक करना, उसके आध्यात्म जीवन को भी सही करना, उसके शारीरिक रूप से भी उसको स्वस्थ करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसे किसके सहयोग से शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने तो करना, हिमाचल प्रदेश ने तो शुरू कर दिया, हिमाचल प्रदेश के आयुष विभाग ने शुरू कर दिया, लेकिन किसके सहयोग से? तो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सहयोग से शुरू किया। और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन याद आते ही एक प्रश्न और भी दिमाग में आता है कि आर्ट ऑफ लिविंग जो फाउंडेशन है, इसकी स्थापना किसने करी थी? तो ये एक श्री रविशंकर द्वारा शुरू किया गया एक फाउंडेशन है, जो कि एक स्वयं सेवी संस्था है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना लाभ की एक स्वयं सेवी संस्था है। समझ में आई? इस प्रकार से आपकी ये जानकारी इस प्रश्न से पूरी होती है। और इस प्रश्न की पूरी होते ही हमारे सामने एक प्रश्न और आ जाता है कि भाई ये तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू करी है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानियां कितनी है? हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां है, सबसे पहली शिमला और दूसरी कौन सी आती है? धर्मशाला। धर्मशाला से एक प्रश्न और भी दिमाग में आना चाहिए कि विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? धर्मशाला में ये है कि विश्व की सबसे ऊंचाई वाला स्टेडियम। ठीक है, सबसे बड़ा गुजरात में है जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है, लेकिन सबसे ऊंचाई का जो है वो धर्मशाला है। समझ में आई? एक और प्रश्न, यहां से जिले कितने हैं? तो 12 जिले हैं। गठन 25 जनवरी 1971 में इसका गठन किया गया था। अगर मैं आपसे राजभाषा की बात करूं तो हिंदी के साथ साथ में संस्कृत, दोनों की दोनों जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजभाषा है, स्टेट लैंग्वेज है। उसके बाद बात करते हैं राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। कौन सी पार्टी के हैं? तो जयराम ठाकुर जो है वो बीजेपी पार्टी से हैं। तो यहां से इतनी बात आपको समझ में आई। यहां से समझ में आते ही आपकी स्क्रीन पे तीसरा प्रश्न आ जाता है। तीसरा प्रश्न क्या है कि बस सिंथेटिक कैनबेनोइड जो है, इस पदार्थ पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? अब एक पदार्थ है जिसका नाम है सिंथेटिक कैनबेनोइड। अब ये पदार्थ जो है, इस पर कौन सा ऐसा देश है जिसने प्रतिबंध लगाया है? और वो जो देश है वो विश्व का पहला ऐसा देश बना है जिसने कि इस पदार्थ पर प्रतिबंध लगाया है। तो कौन सा ऐसा देश है? ऐसा देश आपके सामने है चीन ऐसा देश है जिसने कि इस पदार्थ पर प्रतिबंध लगाया है। और प्रतिबंध लगाने वाला पहला जो देश बना है वो कौन सा है? हमारे यहां देख लीजिएगा, चीन। ठीक है, चाइना। उसके बाद में बात करते हैं इसके बारे में। देखिएगा, ये जो प्रतिबंध लगाया है ये 1 जुलाई से मई, अप्रैल, मई, जून, और ये कितने 2-3 महीने बाद ये लागू होगा। 1 जुलाई से ये जो है ये आपका लागू हो जाएगा, 1 जुलाई से लागू होगा। और चीन दवा के निर्माण और तस्करी के पर अंकुश लगा। चीन जो है वो कुछ दवाएं ऐसी है जो कि सरकारी कंट्रोल में रहती है, कुछ ऐसे कंपनियां होती है जो केवल सरकार चलाती है, कुछ ऐसे व्यापार होते हैं केवल सरकार करती है। जैसे कुछ दवाइयां हैं, कुछ ड्रग्स से संबंधित दवाइयां हैं, हम गोला बारूद बात करें, बंदूक बनाने की एजेंसी केवल सरकार काम करती है। तो ऐसे ही चीन ने भी दवा के निर्माण और दवा की तस्करी को रोकने के लिए ऐसा कदम उठाया है। और यहां से एक प्रश्न वो समझ लीजिएगा कि चीन का जो प्रांत है झिनजियांग जो है वो चीन का ही एक प्रांत है। और इस पदार्थ में, इस सिंथेटिक कैनबेनोइड का नाम क्या है? नताशा नाम किसका है? इसी पदार्थ का नाम क्या है? नताशा भी है। तो समझ में आई ना यहां से? अब यहां से थोड़ी जानकारी और देख लीजिएगा कि सिंथेटिक कैनबेनोइड है क्या। ये एक अत्यधिक छलावरण वाले होते हैं क्योंकि कुछ ई सिगरेट के तेल में पाए जाते हैं। पहली बात, ये ई सिगरेट आपने देखी होगी कि जो इलेक्ट्रिक रूप से सिगरेट पी जाती है उसमें जो तेल डलता है
उसमें ये पाया जाता है। दूसरी बात कि ये पत्तियों, फूलों की पंखुड़ियों आदि से बने तंबाकू में भी पाए जाते हैं। उसके बाद यह सबसे अधिक दुरुपयोग करने वाले पदार्थों में से एक है। सबसे ज्यादा इस पदार्थ के दुरुपयोग, जो जिन पदार्थों का सबसे ज्यादा दुरुपयोग होता है उनमें भी ये सिंथेटिक कैनबिनॉइड जो है वो आपका आता है। इस बात को भी आपने समझना है। अब यहां से ऐसी बात कर लेते हैं कि ऐसे पदार्थ का दुरुपयोग जो है वो जानबूझकर किसी को चोट देने के लिए किया जाता है, किसी व्यक्ति को जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए किया जाता है, या फिर उस व्यक्ति के खराब ड्राइविंग करने जैसी घटनाएं जो है इनका प्रयोग करने के लिए इस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसको चीन ने, चाइना ने बैन कर दिया है, जो कि भारत का पड़ोसी देश भी है चाइना, ठीक है, जो कि भारत में सिक्किम के ऊपर अपना कब्जा जताने का प्रयास कर रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न कि ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन पुस्तक किसने लिखी है। देखिएगा आपके एग्जाम में पहली बात तो ये कि एक प्रश्न पुस्तकों से आता है, जितनी भी मुख्य पुस्तकें हैं ये किसने लिखी है, किसके द्वारा है, तो इस प्रकार का आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आता है। और अगर एक प्रश्न आता है आपसे तो आपने बताना है कि ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन इस पुस्तक को किसने लिखा है। इस पुस्तक को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। इससे पहले अनुपम खेर ने भी पुस्तक लिखी थी। अरविंद अडिग पुराने हैं पुस्तक लिखने वाले, रस्किन बॉन्ड ने इस पुस्तक को लिखा है। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। देखिएगा लेखक कौन है, रस्किन बॉन्ड। अब रस्किन बॉन्ड बड़े फेमस व्यक्ति है, उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। 1993 में उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकादमी का पुरस्कार 1993 में दिया गया था। 1999 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से पुरस्कृत किया। वे हिंदी लेखक है, अंग्रेजी लिखते हैं, लेकिन अंग्रेजी की पुस्तकें अधिक लिखते हैं। 2012 में दिल्ली सरकार ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट, 2012 में लाइफ टाइम अचीवमेंट कौन सी सरकार ने, दिल्ली सरकार ने दिया। उसके बाद में अब मैं आपसे बताता हूं, उन्होंने 500 से अधिक लघु कथाएं लिखी है। लघु कथाएं 500 से अधिक उन्होंने लिखी है, साथ साथ में उसमें निबंध भी है और उपन्यास भी है। तो ये जानकारियां मिली। उसके बाद देखिएगा ये ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, यानी कि पुस्तक जो है ये बच्चों के लिए लिखी, लेकिन ये पहली ऐसी पुस्तक नहीं है। उन्होंने बच्चों के लिए 40 से अधिक पुस्तकें जो है वो लिखी है। 40 से अधिक पुस्तकें जो है उन्होंने बच्चों के लिए लिखी है। तो इस बात को आपने समझ लेना है। समझ लिया? तो अब आपके सामने प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। देखिएगा कि रोमन खासानोव, या इसे खाचानोव बोलते हैं कई बार, क्योंकि इंग्लिश का रूपांतरण हिंदी में कई बार करते हैं तो CHA आता है वहां पर, तो इसे रोमन खासानोव कहें या रोमन खाचानोव कहें। उन पर 10 साल का प्रतिबंध जो है ये लगाया गया। 10 साल का प्रतिबंध लगाया गया है किस पर, रोमन खासानोव पर। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा गया है कि वो किस देश के हैं, कौन से देश से रोमन खाचानोव जो है वो संबंध रखते हैं। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, यहां से आपने बताना है कि जो वे किस देश से संबंध रखते हैं। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से मैं अगर आपसे कहूं कि कजाकिस्तान, तो कजाकिस्तान ही सही रहेगा, क्योंकि कजाकिस्तान से ही संबंध रखते हैं और उन पर अब 10 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। क्यों लगाया गया है, क्या कारण है, सारी बातें हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। देखिएगा वे कजाकिस्तान के खिलाड़ी है, लेकिन कौन सा खेल खेलते हैं, टेनिस खेल खेलते हैं। पहली बात समझ में, कजाकिस्तान प्लस टेनिस खेलते हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने डेविस कप जो हुआ था, उस डेविस कप में भी कजाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया था। अगली बात समझ, उस पर केवल 10 साल का जुर्माना, 10 साल का प्रतिबंध ही नहीं लगा बल्कि जुर्माना भी लगा। कितना लगा दिया कि उन पर जुर्माना लगाया गया है $1 लाख। $1 लाख का रोमन खासानोव पर 10 साल के प्रतिबंध के साथ साथ में इतने का $1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। अगली बात समझिएगा कि उन पर आरोप क्या थे, क्या कारण रहे कि 10 साल के लिए उनको बैन कर दिया गया, $1 लाख का उन पर जुर्माना लगा दिया गया। तो मैच फिक्सिंग के कारण, और इस बात को उन्होंने, रोमन खासानोव ने स्वयं स्वीकारा है कि उन्होंने मैच फिक्सिंग किया था। मैच फिक्सिंग करने की बात को स्वीकार करने के लिए ही $1 लाख का उन पर जुर्माना, साथ साथ में 10 साल की उनको प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसके बाद में देख लीजिएगा कि 2018 में वो अपने कैरियर की सर्वश्रेष्ठ
वो अपने कैरियर की सर्वोत्तम या सर्वश्रेष्ठ या सबसे ऊंची रैंकिंग पर आए थे, जो कितनी थी, 671 थी। उसके बाद में कि उनका आखिरी टूर्नामेंट कब हुआ था, उनका आखिरी टूर्नामेंट 2019 में हुआ था। ये सारी बातें थी जो मैंने आपके सामने रख दी है। अब यहां से क्योंकि वो टेनिस खिलाड़ी थे, कजाकिस्तान के थे, तो टेनिस खिलाड़ी थे तो अंतरराष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसकी स्थापना 1 मार्च 1913 में करी गई थी। 1 मार्च 1913 में करी गई थी। मुख्यालय लंदन में है और इसके अध्यक्ष डेविड हैगर्टी। डेविड हैगर्टी जो है वे इसके वर्तमान में टेनिस संघ के, अंतरराष्ट्रीय टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं। तो ये सारी जानकारी मिली। अब इन जानकारियों के बाद देखिएगा 5 प्रश्न हमारे पूरे, और 5 प्रश्न पूरे होने के बाद, 5 प्रश्न पूरे होने के बाद हम पढ़ते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न क्या है कि ऑटो चालकों के लिए 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता, ऑटो चालकों के लिए 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता जो है करने की घोषणा किसने करी है? किसने करी है? केंद्र शासित प्रदेश ने करी है या 3 राज्यों ने करी है? तो ये आपने बताना है, ठीक है। ये आपने अपना कमेंट जो है, कमेंट में आपने अपना जवाब देना है, जिसके बाद मैं बात करता हूं कल के प्रश्न की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि कोप 26 पीपल्स एडवोकेट के रूप में कौन नामित हुए? तो सर डेविड एटनबरो जो है वे अब कोप 26 के पीपल्स एडवोकेट के रूप में नामित हुए। अब बात करते हैं, ये जवाब बिल्कुल सही दिया है अमित बघेल। पिछले 3-4 दिन से लगातार अमित बघेल जो है वो सही आंसर दे रहे। कल आपका संडे था तो कल आप लोगों ने जवाब नहीं दिया, बहुत कम बच्चों ने जवाब दिया, जिसमें अमित बघेल ने जरूर जवाब दिया है। तो आपको पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। इसके बाद देखिए कितना शानदार उन्होंने जवाब दिया है, उसके बारे में समझ लीजिएगा कि संरक्षणवादी, ब्रॉडकास्टर और इतिहासकार सर डेविड एटनबरो, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों को, उनको इटली के साथ साझेदारी में यूके की अध्यक्षता के तहत, देखिएगा इटली के साथ साझेदारी, साथ में अध्यक्षता किसने करनी है? यूके की अध्यक्षता के तहत होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के कोप 26 के लिए पीपल्स एडवोकेट के रूप में नामित किया गया। और इसका आयोजन कब होगा? तो इसका आयोजन कहां पर होगा? इसी साल 2021 के अंत में होगा। लेकिन बात करते हैं कहां पर होगा? ग्लासगो में होगा। तो समझ में आई बात? तो इस प्रकार से सबसे पहले तो अमित बघेल को बहुत बहुत बधाई, इतना बढ़िया जवाब दिया। उसके बाद छठे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। देखिएगा अब बात करते हैं छठे प्रश्न की तरफ। तो छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि महिला रग्बी विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? पहले भी होना था, 2021 में इसका आयोजन होना था, लेकिन अब इसका आयोजन स्थगित करके 2022 में कर दिया गया है। लेकिन मैंने प्रश्न तो नहीं पूछा कि 2021 में है कि 22 में है, मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि किस देश में करने का फैसला लिया गया है। तो यहां से आंसर रहेगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश में अब इसके आयोजन करने का इसकी घोषणा करी गई है। लेकिन हम न्यूजीलैंड पढ़ें उससे पहले इन तीनों चारों ऑप्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, देख लीजिएगा। अगर हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो 2024 में, ग्रीष्मकालीन गर्मियों के जो ओलंपिक होंगे वो 2024 में पेरिस में होंगे। और पेरिस कहां है? पेरिस है फ्रांस में। बात करते हैं चीन में शीतकालीन ओलंपिक्स 2022 के शीतकालीन यानी कि सर्दियों के जो ओलंपिक है वो आयोजित किए जाएंगे। कहां पर? चीन की राजधानी बीजिंग में। उसके बाद में जापान में क्या होगा? जापान में 2026 में एशियाई खेलों का आयोजन होगा, जो जापान के नागोया शहर में किया जाएगा। तो यहां से आपको देखिएगा ये इस न्यूजीलैंड के अतिरिक्त जानकारियां हैं जो आपको 3 प्रश्न और कवर करते हैं, ठीक है। ऐसे प्रश्नों पर भी आपने विचार करना है। अब बात करेंगे महिला रग्बी विश्व कप जो है इसका आयोजन 8 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? न्यूजीलैंड में किया जाएगा। पहले ये टूर्नामेंट 2021 में होना था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। 2021 से इसे स्थगित करके अब 2022 में इसका आयोजन करने की घोषणा करी गई है। क्यों? क्योंकि 2021 में पूरे विश्व में दोबारा से कोरोना वायरस की लहर आ गई है। पूरे विश्व के साथ साथ में भारत में तो ज्यादा ही आ गई है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और न्यूजीलैंड के कहां पर होगी? ईडन पार्क में। न्यूजीलैंड के ईडन पार्क में होगा। अब ईडन पार्क से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि ईडन पार्क भी अब रिकॉर्ड बनाएगा 2022 में। किस चीज का? कि ईडन पार्क में
पुरुष और महिला दोनों का रग्बी विश्व कप जो है फाइनल मैच की मेजबानी कौन करेगा? ईडन पार्क। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व रिकॉर्ड कौन से स्टेडियम बनाएगा जो कि महिला और पुरुष दोनों का विश्व कप फाइनल लड़ेगा, जो कि रग्बी का है, तो वो बनेगा आपका ईडन पार्क। ईडन पार्क कहां है? न्यूजीलैंड में। तो इस प्रकार से जानकारियों को आपने ध्यान रखना है। अब रग्बी का होगा, रग्बी के बारे में बात कर रहे हैं, तो रग्बी के बारे में बात करें, द वर्ल्ड रग्बी, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहां से देख लीजिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1886 में हुई थी। मुख्यालय कहां पे है? डबलिन। डबलिन कहां है? आयरलैंड में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो विल बाउमोंट जो है, विल ब्यूमोंट जो है, वे इसके वर्तमान में अध्यक्ष प्रेसिडेंट है। तो ये सारी जानकारियां जो थी वो हमने वर्ल्ड रग्बी के बारे में पढ़ ली है। और अगर ये जानकारी पढ़ ली तो प्रश्न नंबर 7 कि बाटा इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नए सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नए सीईओ कौन बने हैं? तो यहां से आपने बताना है कि कौन बने हैं इसके विश्व के बाटा के कौन, बाटा इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं। तो यहां से आप लोगों ने इसका जवाब देना है और जवाब दीजिएगा। 4 ऑप्शन में से आपने बताना है कौन सा सही रहेगा। तो इसका आंसर जो है वो गुंजन शाह जो है वो आपका एकदम सटीक आंसर इसका रहेगा। समझ में आई ना बात? अब बात करते हैं इनके बारे में। देखिएगा, पहले ऑप्शन पे लिखा है कि मल्लिका श्रीनिवासन। मल्लिका श्रीनिवासन कौन है? मल्लिका श्रीनिवासन जो है वो सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के चेयरमैन है। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के चेयरमैन कौन है? मल्लिका श्रीनिवासन। उसके बाद में उर्जित पटेल कौन है? तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के अतिरिक्त निदेशक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि रेखा मेनन कौन है? नेस्कॉम की पहली महिला चेयरमैन। नेस्कॉम कंपनी की पहली महिला चेयरमैन कौन है? रेखा मेनन है। तो ये सब बातें आपने समझनी है। अतिरिक्त जानकारी है, ये तो आपको बोनस के रूप में प्रश्न मिलते हैं। उसके साथ अगला प्रश्न देखिएगा कि बाटा इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? गुंजन शाह। कितने दिनों के लिए? तो वे आगामी 5 वर्ष के लिए बने हैं। उसके बाद देख लीजिएगा उनका कार्यकाल जो है शुरू कब होगा? तो 21 जून, अगले महीने से, यानी कि 1 महीना बाकी है अभी, कि 21 जून से वो अपना पदभार संभाल लेंगे। इससे पहले वो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी थे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के, जो कि अब बाटा इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। बात करते हैं उन्होंने स्थान किनका लिया है? तो उन्होंने जो स्थान लिया है वो संदीप कटारिया का स्थान लिया है। संदीप कटारिया का स्थान लिया है जो कि 2020 में ही कंपनी के वैश्विक सीईओ बने थे। अब देखिएगा, ये इंडिया के सीईओ बने हैं, लेकिन ये वैश्विक, मतलब कि जो बाटा कंपनी है ये वैश्विक रूप से, विश्व रूप में कौन बने हैं सीईओ? तो संदीप कटारिया। और अगर केवल भारत की बात करें तो भारत के बने केवल गुंजन शाह। उसके बाद में बाटा इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं, बाटा कॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ते हैं। इसकी स्थापना 24 अगस्त 1894 में हुई थी। देखिएगा, बाटा कॉर्पोरेशन की स्थापना जो है 24 अगस्त 1894 में करी गई थी। उसके बाद में संस्थापक कौन थे? थॉमस बाटा ने 1894 में इसकी स्थापना करी थी। वर्तमान में अध्यक्ष है थॉमस जॉर्ज बाटा। और मुख्यालय कहां पे है? लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो इस प्रकार से जो जानकारियां है वो हमें इस प्रश्न से मिल जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। तो प्रश्न नंबर 8 देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है कि 4 दिनों के अंतराल में, मात्र 4 दिनों के अंतराल में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही हिस्सा है, नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट पर 4 दिनों में 2 बार कौन चढ़े हैं? किसने मात्र 4 दिनों में 2 बार चढ़ करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने 4 बार चढ़ करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये बनाया है मिंगमा तेंजी शेरपा जो है वो इसका आंसर सही रहेगा। मिंगमा तेंजी शेरपा जो है वे उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। अब मैं आपको एक प्रश्न और याद दिला देता हूं कि कामी रीता शेरपा कौन है? वे सबसे ज्यादा बार 25 बार, यानी कि 25 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति बने, जो कि कहां से है? नेपाल से है। बछेंद्री पाल भारत की है, जो नेपाल में
जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उन पर चढ़ने वाली महिला बनी थी। अब बात करते हैं इसके बारे में और जानकारी। देखिएगा, मिंगमा तेंजी शेरपा ने रिकॉर्ड बनाया 4 दिन में, 2 पर चढ़ गए, ठीक है। अब वे कहां के हैं? वे नेपाल के हैं, लेकिन पर्वत गाइड है कि जो गाइड बनते हैं पर्वतों पर चढ़ने के लिए, वो एक नेपाली पर्वत गाइड है जो कि 4 दिन में 2 बार चढ़े। पहली बार तो 7 मई की शाम को देखे गए वहां, और दोबारा 11 मई की सुबह को, यानी कि 2 बार, 7 मई शाम को, 11 मई सुबह चढ़ गए। कहां? एवरेस्ट पर चढ़ गए। और सर्वाधिक बार एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड किनके नाम है? 3-4 दिन पहले मैंने बताया था, कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा कितनी बार चढ़े हैं? 25 बार चढ़े हैं। उसके बाद माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,849 मीटर। 8,849 मीटर जो है ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। और यहां से एक प्रश्न आता है, यहां से प्रश्न ये आता है कि पहले तो हम पढ़ते थे 8,848 मीटर, लेकिन ये हमने 49 क्यों पढ़ लिया है? ये पढ़ने का रीजन ये है कि वो एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 0.86 मीटर बढ़ गई है, बढ़ी हुई आकी गई है। तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपसे बता दी है, याद भी दिला दी है। आज का प्रश्न नंबर 9 कि असम राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है असम राज्य के? वर्तमान में भारत की जो महिला वित्त मंत्री है कौन है? निर्मला सीतारमन। लेकिन हमने ये पूछा है कि भाई असम राज्य की, मैं आपसे भारत की नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि असम राज्य की कौन बनी। तो असम राज्य की कौन बनी है? 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, यहां से देख लीजिएगा। 4 ऑप्शन में जो अजंता नियोग है वो अब असम राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, 5 राज्यों में रैलियां हुई थी, 5 राज्यों में कोरोना वायरस बढ़ा था, लेकिन बढ़कर पूरे हिंदुस्तान में फैल गया, जिस कारण से अब जहां पर एक असम भी राज्य था, ठीक है, उसमें देख लीजिएगा अजंता नियोग। अब बाकी 3 ऑप्शन के क्या है? सबसे पहले लिखा है हरिता कौर देओल, जो कि भारतीय वायुसेना में भारतीय वायुसेना जो है, इंडियन एयरफोर्स जो है, इसमें पहली महिला पायलट बनी थी। उसके बाद में देखिएगा मीरा कुमार कौन है? वो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं। सुचेता कृपलानी जो कि यूपी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और उसके बाद में मैं आपको आज का प्रश्न बता देता हूं कि अगर अजंता नियोग की बात करी जाए तो वे पूर्वी असम के गोलाघाट विधानसभा क्षेत्र से चुनी गई है। पश्चिमी असम के गोलाघाट विधानसभा क्षेत्र से वो चुनी गई है। उसके बाद बात करते हैं इनके साथ उन्हें समाज कल्याण, केवल उन्हें वित्त मंत्रालय नहीं सौंपा गया, बल्कि वित्त मंत्रालय के साथ में उन्हें समाज कल्याण विभाग भी सौंपा गया है। उसके बाद में देख लीजिएगा कि वे कितनी बार विधानसभा के सदस्य रह चुकी है? वे कितनी बार विधानसभा के सदस्य रह चुकी हैं? वे 4 बार विधानसभा के सदस्य रह चुकी हो। इसके बाद आज का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि वैश्विक कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? देश का पहला राज्य कौन सा है जो कि कोवैक्स गठबंधन में शामिल हुआ है? तो यहां से देख लीजिएगा जो पहला राज्य बना है वो बना है अब पंजाब राज्य भारत देश का पहला ऐसा राज्य बना है जो कि कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला देश का पहला राज्य है। उसके बाद में समझ लीजिएगा, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा कि इसका उद्देश्य क्या है। कि इसका उद्देश्य ये कि आपने देखा होगा कि जो कोरोना वायरस के टीके हैं वो कहीं कम रेट में मिलते हैं, कहीं ज्यादा रेट में मिलते हैं, कहीं मन मांगे रुपए उनके लेते हैं। तो इसी बात को कोरोना वायरस के जो टीके हैं उन टीकों को सर्वोत्तम मूल्य पर प्राप्त करना, सर्वोत्तम का मतलब यह है कि सबसे कम रेट पर उन टीकों को प्राप्त करना। और कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण, दूसरी लहर के दौरान जो टीकों की कमी है इसको दूर करने का सबसे पहला राज्य या सबसे पहला प्रयास जो है वो भी पंजाब राज्य ने ही किया है। तो ये सारी जानकारियां थी जो कि मैंने आपको आज की वीडियो से दी है। उसके बाद में ध्यान रखिएगा, आपको मैं इनके डेली पीडीएफ भी सेंड करता हूं। टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक पेज है, जिनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, इन सबसे जुड़िएगा। साथ साथ में एक बात और ध्यान रखिएगा कि आज से 2 बजे हिंदी की क्लास भी लाइव भी आपको मिलेगी, उसमें भी आप आकर के जुड़िएगा। और आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसे ही साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।